नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेजोनेंस इन एसी सर्किट। यानी एसी सर्किट में रेजोनेंस का क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट है, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि रेजोनेंस हमेशा आपको बहुत ही परेशान करता है। होता क्या है, रेजोनेंस कंडीशन हम लेके चल देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता क्या रेजोनेंस कंडीशन। तो उस चीज को, कंसेप्ट को हम आज क्लियर करेंगे कि होता क्या है रेजोनेंस कंडीशन और इसको अचीव क्यों किया जाता है, इसके लिए क्या कंसेप्ट है और क्या यूज है, ये चीज हम देखते हैं। अब देखिए, रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो रेजोनेंस का मीनिंग होता है इन स्टेप विथ। ये बात करें तो साथ 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 साथ। अब देखिए, कोई ऐसी सर्किट है उसमें क्या साथ साथ हो सकता है। ऐसी सर्किट है तो साथ साथ क्या हो सकता है, वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट जो होगा साथ साथ का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है वो सेम फेज में हो। दोनों क्या हो, आपके सेम फेज में हो। यानी हम बात करें वेवफॉर्म के थ्रू समझने की कोशिश करें, पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। यानी अगर इसको हम लेते हैं, ये आपका V है, ये आपका है I। यानी इस दोनों वेवफॉर्म को देखें तो दोनों क्या है, सेम फेज में चल रहा है। एम्पलीट्यूड भले ही अलग है इसका, लेकिन दोनों क्या है, सेम फेज में चल रहा है। अब देखिए, हमने जब बात किया था इसके पहले डायग्राम में, तो हमने डिस्कस किया था अगर किसी सर्किट के क्रॉस रजिस्टर लगा हुआ हो, उसके केस में वोल्टेज एंड करंट दोनों क्या होते हैं, सेम पेज में होते हैं, नहीं साथ साथ होते हैं। बट इन केस ऑफ इंडक्टर जो वोल्टेज होता है वो करता है 90 डिग्री लीड करता है करंट से। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर बात करें तो जो वोल्टेज होता है करंट से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए तो ये कंडीशन कब अचीव किया जा सकता है, प्योरली जब आपका जो सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव हो। आपका जो सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव है। आइए हम देखते हैं कि कोई सर्किट है जो प्योरली रेजिस्टिव नहीं है, तो उसको प्योरली रेजिस्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और कैसे हम अचीव करते हैं इस कंडीशन को। उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। यानी किसी सर्किट को यानी कोई आरएलसी सर्किट है। अब इस आरएलसी सर्किट में हमने V इक्वल VM साइन लगाई। अब देखिए, इस सर्किट को हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं बोल सकते, बट ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें कि इस सिचुएशन ले आए कि जो सर्किट है ये बिहेव करने लग जाए प्योरली रेजिस्टिव। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। या बोल देंगे उस कंडीशन को बोलते हैं द सर्किट इज इन रेजोनेंस मोड। यानी condition at which where the circuit is behaves like a purely resistive, that circuit is called as resonance mode, या that circuit is in resonance। ठीक है, यानी बोलेंगे कि अगर कोई सर्किट है वो जब प्योरली रेजिस्टिव की तरह क्या करे, बिहेव करने लगे, तो बोलेंगे कि जो सर्किट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, या मोड ऑफ ऑपरेशन है सर्किट का, वो क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है। अब देखिए अचीव कैसे करते हैं। अब देखिए अचीव करने के लिए अगर बात करें, यहाँ पे R है, रेजिस्टेंस R, और XL है। XL क्या होता है, 2 पाई FL, सिंपली मैं लिख देता हूं, ये होता है ओमेगा L, या इसको लिखते हैं 2 पाई FL। XC की बात करें तो ये होता है आपका 1 अपॉन ओमेगा C, या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई FC। ठीक है, बट ये मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में तो ये हो जाएगा आपका JXL। अब
अब देखिए जो XC हो जाएगा वो हो जाएगा आपका XC बार इज इक्वल टू माइनस JXC। अब देखिए यहां से अब हम एम्पलीट्यूड निकाल उसका एम्पीडेंस निकालेंगे, यानी जेड बार यानी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस JXL माइनस JXC, यानी Z इक्वल टू R प्लस JXL माइनस XC, यानी Z इक्वल टू आपका जो आएगा R इक्वल टू मॉड ऑफ Z एंगल थीटा। ये जो आपका है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये आपका जो है पोलर फॉर्म में है। अब यहां से जो इम्पीडेंस Z का वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। जो इम्पीडेंस Z का वैल्यू आ जाएगा आपका रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब देखिए सिमिलरली थीटा आपका आएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। अब देखिए अगर आप इस सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव आपको कंडीशन को अचीव करना है, यानी रेजोनेंस कंडीशन अचीव करना है, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये जो टर्म है ये इक्वल टू 0, यानी XL माइनस XC इक्वल टू 0। XL माइनस XC इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए XL माइनस XC इक्वल टू 0, अब देखिए XL और XC क्या है, ये देखिए XL एंड XC बोथ आर द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट, यानी XL इक्वल टू आपके पास है 2 पाई FL एंड XC इक्वल टू है आपका 1 अपॉन 2 पाई FC। अब देख रहे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करेंगे। कंडीशन हम देखते हैं केस वन इफ फ्रीक्वेंसी यानी F इज इंक्रीजेस, अगर फ्रीक्वेंसी F इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में आप देखिएगा जो XL होगा, XL का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, बिकॉज XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। बट XC का वैल्यू जो है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज द XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली केस 2 की बात करें आप, केस 2 की बात करें, इफ F इज डिक्रीजिंग, और F क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में XL क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होगा, बट XC क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो XC इंक्रीज होगा। अब देखिए इन बिटवीन कोई एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा कि जिस कंडीशन पे क्या होगा, इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें तो इन बिटवीन एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका क्या हो जाएगा, XL इक्वल टू XC। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा उस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे जो XL होगा XC के बराबर हो जाएगा, और दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज FR, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे इस सर्किट में जिस फ्रीक्वेंसी पर अगर XL इक्वल टू XC हो जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या बोल सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट दैट फ्रीक्वेंसी in which the XL is equal to XC, and जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो आपका जो Z होगा वो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू R, जो कि Z का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, Z इक्वल टू R, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसलिए क्या शो कर रहा है कि जो वोल्टेज और करंट है दोनों सेम फेज में होगा, और जो सर्किट है वो कंडीशन क्या अचीव कर लिया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का कंडीशन अचीव कर लिया। और इस कंडीशन में आप देखेंगे, इस कंडीशन में जो होता है जब वोल्टेज
वोल्टेज स्टोरेज VL और VC जो होता है, वोल्टेज अक्रॉस VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर होता है वो होता है ग्रेटर द अप्लाई वोल्टेज, या बोलते हैं टोटल सप्लाई वोल्टेज का। यानी V के जो V से क्या होगा, जो VL का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा और VC का वैल्यू भी ज्यादा होगा, बट एट रेजोनेंस कंडीशन दोनों क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं, उससे कैंसिल हो जाते हैं और V इक्वल टू आ जाता है हमारे पास VR। अब देखिए जैसे ही XL इक्वल टू XC हुआ, XL इक्वल टू XC हो जाएगा आपके पास, XL इक्वल टू XC होते ही आप देख लीजिए XL क्या आपके पास 2 पाई FL या ओमेगा L, ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, दिस इंप्लाइड दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, दिस इंप्लाइड दैट ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन LC का स्क्वायर रूट, एंड दिस इंप्लाइड दैट ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ओमेगा R। इसको बोलते हैं आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या F का टर्म्स में निकालेंगे तो ये FR इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। तो ये आपका है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, द फ्रीक्वेंसी एट विच where the value of XL is equal to XC and the circuit behaves like a purely resistive। तो जैसे ही XL equal to XC होगा किसी जिस फ्रीक्वेंसी पे, तो हमारा जो सर्किट है वो किस मोड में चल जाएगा, रेजोनेंस मोड में चल जाएगा, और दैट उस फ्रीक्वेंसी को जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस मोड में गया है दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो की वैल्यू आएगा 1/2 पाई रूट LC, या L और C का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 20 हेनरी है, यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड है, या यहाँ पे आप कुछ और 10 हेनरी ले ले, यहाँ पे ले ले 10 माइक्रोफैराड ले ले, या कुछ भी ले ले, तो यहाँ से आप रेंज फाइंड आउट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा उस फ्रीक्वेंसी पे जो XL होगा वो XC के बराबर हो जाएगा, और जो सर्किट आपका चला किस मोड में चला जाएगा, रेजोनेंस मोड में चला जाएगा। अब आइए हम देखते हैं फेजर डायग्राम के थ्रू रेजोनेंस मोड में फेजर डायग्राम में क्या होता है। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करें। सबसे पहले हमने तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये आपका VR, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है VL, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VC। करंट आपका क्या है I। अब देखिए एज रेफरेंस हमने करंट क्या ले लिया, I ले लिया। हमने करंट ले लिया I, दूसरी करंट हमने I लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, करंट जो I है, अब देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, तीन कंसेप्ट हमेशा फेजर डायग्राम ध्यान रखना है कि वोल्टेज ऑफ अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, किसके, रेजिस्टर के अक्रॉस, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज करंट के 90 डिग्री लैग करेगा। तो अब यहां से देख लीजिए जो VR होगा आपका, VR होगा सेम फेज में होगा I के, ये आपका हो गया VR, बट इंडक्टिव वोल्टेज जो है आपका ये VL जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा, और आपका जो कैपेसिटी वोल्टेज है वो 90 डिग्री लैग करेगा। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखिए जो रिजल्टेंट है आपका, जो रिजल्टेंट आएगा इसके तीन कंडीशन राइज होंगे यहाँ पे। पहला कंडीशन, इफ फर्स्ट VL इज ग्रेटर देन VC, दूसरा कंडीशन आएगा VC इज ग्रेटर देन VL,
तीसरा कंडीशन आपके पास आएगा VC इज इक्वल टू VL। अब देखिए जो रिजल्टेंट फेजर होगा इफ VL इज ग्रेटर देन VC, यानी जो ये होगा इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इस साइड होगा, यानी जो रिजल्टेंट फेजर होगा इस एक्सिस पे कहीं लाई करेगा आपका, यानी रिजल्टेंट वोल्टेज V जो होगा ये केस नंबर 1 के लिए, केस 1 के केस में। केस 2 के केस में आ जाएगा आपका, केस 2 के केस में जो VC है VL से ज्यादा है तो नीचे वाला एक्सिस पे आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका यहां कहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका केस 2 और ये जो वैल्यू होगा V का। केस 3 के केस में क्या होगा, जब VL हो जाएगा V2 के बराबर, उस केस में क्या होगा, ये VL जो होगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों क्या होंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट, और जो आपका VL हो जाएगा वो हो जाएगा V हो जाएगा VR के बराबर। कितना हो जाएगा, V हो जाएगा आपके VR के इक्वल टू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका V। इसके किस केस में आ जाएगा, केस नंबर 3। हमने क्या देखा, केस नंबर 3 यानी जैसे ही हमने XL इक्वल टू XC अचीव किया उस कंडीशन में जो वोल्टेज है और करंट है दोनों क्या आ गए, सेम फेज में आ गए, और जो हमारा सर्किट का बिहेवियर है वो हो गया प्योरली रेजिस्टिव। अब देखिए जो रेजोनेंस कंडीशन में जो आपका करंट का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देखिए जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और जो कैपेसिटर होता है वो ज्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन, बट ड्यू टू द अपोजिट फेज अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो नेट इफेक्ट होता है वो इसमें जीरो पड़ता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और जो V इक्वल टू हो जाएगा आपका VR। देखिए दोस्तों जो समरी या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिस्ट आउट किया है वो आपको रिमेंबर ध्यान रखना चाहिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा पूछा जाता था, आप पूरा डिराइव करके आप नहीं सोचेंगे, तो आपके माइंड में अगर रिमेंबर है तो डायरेक्टली आप आंसर आउट कर सकते हैं। जैसे कि क्या है कि किसी भी रेजोनेंस सर्किट, किसी भी सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन को अचीव करना है तो वो सर्किट जो है एटलीस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, यानी जो सर्किट है उसमें 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना नेसेसिटी है, पर कोई 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट नहीं है तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी सर्किट का रेजोनेंट कंडीशन को अचीव कर सके। सेकंड है द सर्किट सेट टू बी रेजोनेंस व्हेन द सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट आर इन फेज। और कोई सर्किट की कंडीशन क्या है कि अगर कोई सर्किट रेजोनेंस कंडीशन की हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो वोल्टेज है और सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट है दोनों सेम फेज में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, द फ्रीक्वेंसी एट विच XL इक्वल टू XC इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब कहते हैं, जबकि XL इक्वल टू XC हो जाए, जिस फ्रीक्वेंसी पे XL XC के बराबर हो गया किसी सर्किट में तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है इम्पीडेंस इक्वल टू R प्लस Z XL माइनस XC। तो रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है, XL माइनस XL इक्वल टू XC, इस कंडीशन क्या होगा, Z इक्वल टू R, वेयर जो Z इक्वल टू R आएगा वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, Z मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस यानी Z इक्वल टू R। नेक्स्ट Z इक्वल टू R हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू आया, उस केस में आपका जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो गया। और हमने अभी निकाला था थीटा इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, और जब XL इक्वल टू XC हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, cos थीटा इक्वल टू 1, क्यों, cos 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट जैसे ही रेजोनेंस कंडीशन में गए हमने क्या देखा था कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर था और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर था दोनों क्या हो रहे, इक्वल थे, बट दोनों क्या थे, अपोजिट फेज में से, तो दोनों से क्या हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इससे हमारा मिल गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें रिमेंबर करना है कि नेट रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज इज 0, यानी जितने भी रिएक्टिव कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो दोनों सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो जाएंगे। Next, the voltage across the inductor and capacitor is greater than source voltage. This phenomena is called as voltage magnification. यानी आप
रेजोनेंस कंडीशन के केस में बात करेंगे तो द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है वो ग्रेटर देन होता है सोर्स वोल्टेज का। जब रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ करते हैं या रिजल्टेंट कंडीशन की बात करते हैं उस समय दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बट इस फिनोमेना को हम बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो दोस्तों आज का जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है आशा करता आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।